बड़े ही गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में देश के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक राजनेता, जिनकी कुशलता, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को अभी प्राप्त होगा। सबसे पहले सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। जनपद, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूं, कृपया आप आसन ग्रहण करें सर। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद एवं उपसभापति राज्यसभा उच्च सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा सर से मैं अनुरोध करूंगा कि उपस्थित सभी को कृपया आप अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें सर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित प्रमुख सचिव आदरणीय श्री प्रदीप दुबे जी, सम्मानित विधायकगण आदरणीय श्री नीरज बोरा जी, आदरणीय शशांक वर्मा जी, आदरणीय सुरभि जी, राज्य निदेशक गोपेश जी, क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार सिंह जी, आलोक जी, विकास जी, उपस्थित युवा संसद के सहभागी, माई भारत और अन्य संस्थाओं के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण, मैं बैठकर बोल रहा हूं और कारण क्या है ये भी आपको जानना चाहिए कि जो विधानसभा अध्यक्ष की या राज्यसभा में उप सभापति की या लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी होती है उस पर जो बैठता है वो तभी खड़ा होता है जब जो संसद है या विधानसभा में अव्यवस्था फैली हो और उसको चेतावनी देना हो। तो यहाँ अव्यवस्था नहीं है, चेतावनी नहीं देनी है, इसलिए जो मैं बोलूँगा उसको संवैधानिक व्यवस्था के तहत बैठकर बोलूँगा। ये भी जब आप आए हो तो सीखना और समझना उन प्रवृत्तियों का एक अंग बन जाता है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं युवाओं से प्रारंभ से जुड़ा रहा। मैं लगातार बीकॉम, एमकॉम, डीपीए, पीएचडी पूरे जीवन में नर्सरी से लेकर और आखिर तक प्रथम श्रेणी में आया। कारण क्यों बताता हूं कि एकाग्रता, तन्मयता, भविष्य के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना, यही युवा की भी परिभाषा है, जिसमें उमंग हो, कुछ करने की तमन्ना हो और जो निश्चित उद्देश्य हो उसको जब तक वो पूरा न करे उसको चैन की नींद न आए। ऐसे गुण जिस युवा में होता है वो युवा असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। अब लोग आए हैं, मैंने ध्यान से अपने तीनों माननीय विधायकगण का उद्बोधन जोश, होश और एक अनुभव के आधार पर दिया गया उद्बोधन सुना है। अच्छा लगा कि विधानसभा में आकर जो कुर्सी की शक्ति होती है वो शब्दों को परिमार्जित करती है, अच्छा बनाती है। और उन्होंने बड़े अच्छे विषय रखे। आदरणीय नीरज जी ने कहा कट थ्रोट कंपटीशन। नहीं, कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब हुआ गला काट प्रतिस्पर्धा। यहां युवाओं में गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं है, परस्पर समन्वय, एक दूसरे के पूरक और राष्ट्रीय चेतना के जागरण के भाव की प्रतियोगिता है। तो लेकिन आदरणीय नीरज जी का भी आशय यही था। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने कहा कि यहां से मत कर मक्खन निकलेगा। अब जानते हो दूध में मक्खन जब निकालते हैं तो उसका फैट जो होता है, फैट वो अलग हो जाता है और जो मक्खन बचता है वो बड़ा पौष्टिक होता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। मक्खन खाओ तो शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मक्खन लगाओ तो समाज अस्वस्थ होता है। तो आपको
आप तो मक्खन तो खा सकते हो, लेकिन मक्खन लगाने की प्रवृत्ति से युवाओं को सदैव दूर रहना होगा। मैं सुन रहा था आप लोग बहुत ताली बजा रहे थे, ताली नहीं मतलब आप क्लैपिंग या जो कहें कि मेज को थपथपा रहे थे जब सुरभि जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसमें सब विधायक बनेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता, आप में से विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, वैज्ञानिक भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और देश के कर्णधार आईएएस अधिकारी भी बनेंगे। लक्ष्य का निर्धारण, इस कुर्सी पे बैठने का आशय ये नहीं है कि आपको विधायक बनना है, कल से घर पे जाओ और घर वालों के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दो। नहीं, नेतृत्व क्षमता एक ऐसा विषय होता है जो स्वतः से कार्यों के आधार पर जागृत होता है। हम घर का नेतृत्व कर सकते हैं, मोहल्ले का नेतृत्व कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, पढ़ाई में कर सकते हैं, राजनीति में कर सकते हैं और विभिन्न विषयों और आयाम में नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह जो युवा संसद है ये युवाओं के आत्म जो शक्ति है उसके जागरण का ये पर्व है और उस पर्व को मनाने के लिए आप लोग सौभाग्यशाली हो कि इस विधानसभा परिसर में आए हो। मैं अपनी कुर्सी को ताक रहा था जब मैं उप मुख्यमंत्री था, ये कोऑर्डिनेटर साहब जो अपने रीजनल है वो मेरी कुर्सी पे बैठे जब मैं भूत था। अब आजकल तो भूत हूं, जब मैं भविष्य वर्तमान था। मैंने क्यों कहा, जो भूत में यानी भूतकाल में पास्ट में विचरण करता है वो सफल नहीं होता। गौरवशाली पलों को याद करना ये सहज प्रक्रिया है। हम भविष्य की चिंता करें ये उचित नहीं है। वर्तमान जो मेरा है उसे मुझे अच्छा बनाना है और जो वर्तमान को अच्छा बनाता है उसका भविष्य अपने आप में संवर जाता है। इसलिए आपको मैं कहूं, मैं लखनऊ का 11 साल मेयर रहा, उसके पहले मैं पर्यटन का चेयरमैन यानी मिनिस्टर का दर्जा था और उससे पहले मैं यूथ कमीशन का एक अंग था, भारतीय राष्ट्रीय युवा आयोग। और मेरा सौभाग्य था कि भारत की जो राष्ट्रीय युवा नीति है बनाने वाली टीम का मैं 4 लोगों का मैं भी था। और उसके पहले पर्यटन का चेयरमैन, टूरिज्म की पॉलिसी बनाने का अवसर मिला और उसके पहले मैं 3 बार यूथ का अध्यक्ष रहा। बाद में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो बनी बीजेपी उसकी सदस्यता महाअभियान का मैं प्रभारी बना। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं महापौर बना तो सबसे बड़ी जीत का तमगा और मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में तमगा मिला। ये आशय मेरा नहीं कि मैं अपनी व्याख्या आपके समक्ष करूं, क्यों, मैं युवाओं के सामने बता रहा हूं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो आयाम जहां पर मिला, मेयर बना तो मोस्ट ऑनरेबल मेयर का दर्जा और सबसे बड़ी जीत का खिताब, पर्यटन का चेयरमैन बना तो पर्यटन की नीति को बनाने का सौभाग्य और जो घाटे में चल रहे होटल्स थे वो मुनाफे में परिवर्तित करने का अवसर। जब मैं विभिन्न प्रकार के आयामों में रहा, उप मुख्यमंत्री रहा तो शिक्षा की नकलबीन परीक्षा और वो, मैं जो कहना चाहता था वो ये कि आपको जो भाग्य मिला हो ये मान के चलो ये अवसर मेरे लिए सीमित समय के लिए है और जो अवसर आज मुझे मिला वही बेहतर बनाना है मुझे और उसको बेहतर बनाने की जो अंदर में क्षमता है उस पूरी क्षमता से मुझे काम करना है। मुझे अच्छा लगा कि आपको विभिन्न अलंकरण से संबोधित किया गया कि आप देश का गौरव करो, आप हो देश की गौरव, आप प्रदेश की गौरव है और ये जान लेना कि कौन कहां जाएगा ये तय नहीं होता है, जिसमें गुणों का समावेश होता है, संयम होता है, कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, वो आगे बढ़ता है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार मेरा अमेरिका में विभिन्न जगहों पर मेरे लेक्चर्स थे और मैं कई जगह होता ओरिएंडो से
डार्टमथ से होता हुआ न्यूयॉर्क, फिर मैं वहाँ पर पहुँचा शिकागो, जहाँ पर विवेकानंद जी का भाषण हुआ था। मैं उस प्रसंग को आपके समझ बताना चाहता हूँ कि उस भाषण में मूल क्या था। मैंने किसी से पूछा कि स्वामी जी के भाषण की विशेषता क्या थी, तो उन्होंने मुझे एक कुर्सी दिखाई और बोला कि वो जो कुर्सी है पीछे वाली, वो विवेकानंद जी को दी गई, जबकि उनको मुख्य स्पीकर के रूप में बुलाया गया था और उनसे कम योग्य व्यक्तियों को ऊपर बैठा दिया गया मंच पर। तो जो आयोजक जिसने बुलाया था विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी की जो वेशभूषा थी, धोती पगड़ी, तो वो अलग दिख रहे थे। उनके पास में वो आयोजक, वो प्रोफेसर हार्वर्ड का था, गया और उसने कहा कि स्वामी जी मैं शर्मिंदा हूं, आपसे कम ज्ञानी लोग मंच पर बैठे हैं और आप ऐसा विद्वान पुरुष नीचे बैठा है। विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप चिंता मत करें प्रोफेसर, ये कुर्सी जो नीचे की है ये सुरक्षित है, इसमें आप कुछ अच्छा करोगे तो ऊपर जाने का अवसर है, लेकिन ऊपर बैठे जो लोग हैं वो जरा सी भी गलती करेंगे तो नीचे आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये मैं हमेशा राजनीतिज्ञों के लिए भी कहता हूं, पॉलिटिशियंस के लिए भी कहता हूं, आप पद पे हैं, आप सांसद हैं, आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हैं, आप विधायक या विधान परिषद के सदस्य हैं, आप मंत्री हैं, जनता आपका परीक्षण करती है और उसमें जरा सी भी चूक होती है तो आपकी वो प्रतिभा, वो आपका जो आसन है वो डोलने लगता है। इसलिए सुरभि जी ने, हमारे शशांक जी ने अच्छा कहा कि हर 5 साल में ये परीक्षा आदमी देते हैं। मैं तो कहता हूं क्षण प्रतिक्षण जनता की प्रतिनिधि को अपनी परीक्षा देनी होती है। मैं उप मुख्यमंत्री था, रात को 1:30 बजे का फोन आया, इत्तेफाक था कि मेरे बगल में फोन था, मैंने उठाया। आप कौन बोल रहे हैं? बोले भाई साहब बोल कौन रहे इससे मतलब नहीं आपको, मैं 2000 रुपए जीत गया। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले साहब मेरी शर्त लगी थी कि आप रात को भी फोन उठा लेंगे और इसलिए चेक करने के लिए मैं आया था और मैं शर्त जीत गया। यानी जो पब्लिक है वो आपकी मिनट टू मिनट परीक्षा लेती है। मैं मेयर था, नया नया बना और मैं गया एक जगह, मैंने कहा हाथ जोड़कर जैसे जोश होता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो काम होगा मैं आपका करूंगा, हमेशा मेरा फोन मेरा रहेगा, आप कभी भी मिला सकते हो। एक वकील साहब बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब आप मेयर बन गए हो, लेकिन इतना जान लेना कि मैं कभी भी फोन कर सकता हूं। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करें भाई साहब। मैं क्यों बता रहा हूं कि क्या पब्लिक सोचती है आपके बारे में। जाड़े का दिन, वही रात के 1:30-2 बजा फोन आया बड़ी जोर से, महापौर जी। मैंने कहा हाँ प्रणाम, अच्छा सो गए क्या? हाँ जी नींद लग गई थी मुझे। हाँ भाई आप तो महापौर बन गए, आप तो सोएंगे ही, जागना तो हम लोगों को है। मैंने कहा आप बताइए हो क्या गया? उनका हो कुछ नहीं गया, मेरे गली के सामने नुक्कड़ में कुत्ता मर गया। मैंने कहा अच्छा मैं उसको सुबह उठवा दूंगा। क्या मतलब है? सुबह तो कोई भी 50 रुपए देकर उठा देगा। आपने कहा था ना कभी भी बताओ करूंगा, अगर अभी उठे तो बोलो, नहीं तो कहना बंद कर दो। उठ गया, रात को ही फोन किया, इत्तेफाक की बात उठ गया। सुबह में जब घर पे बैठा था तो एक व्यक्ति टीका लगाए तन के बैठे हुए थे। मैं समझ गया कि ये युधिष्ठिर जी की तरह जैसे महाभारत जीतने के बाद बैठे थे, उसी भूमिका में यही रात वाले होंगे। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा आपका काम हो गया? बोले हो गया। मैंने कहा नहीं आप कभी भी बताइए। बोले देखो फिर आपने गलत बोला। मैं कभी नहीं, मैं रोज बताऊंगा। दूसरे दिन फिर आया, आज केसर बाग में और चौक में 2 मर गए, उठ गया। तीसरे दिन फिर आया, डालीगंज, निराला नगर और नीरज बोरा जी के घर के सामने। अब फिर मैं उठा। चौथे दिन मेरा बार एसोसिएशन ने स्वागत समारोह रखा था महापौर बनने का। उस समय मिश्रा जी थे, उसके बार के अध्यक्ष थे और संभवतः वो उसी समय वो महाधिवक्ता भी थे।
तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं मंच पे बैठा तो मेरे बगल में बैठे थे और ऐसे ही सारे वकील जैसे आप बैठे हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप कितना लोकप्रिय हो गए हो। मैंने कहा, हुआ क्या भाई साहब? बोले, उधर देखो, जो व्यक्ति किसी को नहीं बोलता सीधे मुंह, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है जीते रहो जीते रहो। मैंने कहा, भाई साहब मैं उधर नहीं देखूंगा। बोले, क्यों? मैंने कहा, वो जीते रहो नहीं कह रहा, वो कह रहा 5 हैं 5। ये बात सही है, जनता आपकी परीक्षा लेती है और जो उस परीक्षा में बगैर तनाव में आए, बगैर गुस्से में आए, बगैर प्रतिक्रिया दिए चुपचाप काम करता है, वो लोकप्रिय बनता है और साधुवाद का पात्र बनता है। इसलिए मुझे आपको 2 बात बताने के लिए इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ी। आत्मसंयम, दूसरों की बात सुनने का साहस, कड़ी प्रतिक्रिया देने से बचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना और क्विक डिसीजन एंड एक्शन, त्वरित सुनना और त्वरित निर्णय लेना। इंथुजियाज्म, उत्साह को बनाए रखो, नॉट टू बी डिस्करेज, हतोत्साहित मत हो। और जो आप में एक, जिसको कहना है कॉन्फिडेंस, जो आप में एक संयम हो, उसको बनाए रखो। आपका अध्ययन, आपका अपने घर के बड़ों पर विश्वास, ये आपको आगे ले जाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं राज्यसभा में मुझे वाइस चेयरपर्सन के रूप में संचालन करने का अवसर मिलता है। ये बड़ी बात नहीं है। नेता सदन के रूप में मैं विधान परिषद में था और सबकी बात सुनता था, क्रोधित कम होता था, अध्ययन ज्यादा करता था और संतुष्ट ज्यादा रहते थे लोग। तो आज आप यहां पर सीखने नहीं आए हो, आप सीख कर उसको प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए आए हो। मुझे आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। मैं लगभग 2.25 साल के बाद इस विधानसभा में आया हूं, क्योंकि एक जगह से निकल गया तो उसकी यादें कम करनी चाहिए। जो भूत की यादों में खोता है, विचरण करता है, उसका भविष्य बाधित हो जाता है। इसलिए जो मेरे पास वर्तमान में, वहां कैसे मैं कर सकूं, यह मैं सोचता रहा। लेकिन आज 2.25 साल के बाद यहां आने पर मैं प्रदीप दुबे जी को बधाई दूंगा कि आप मेरी बधाई सतीश महाना जी तक दीजिएगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सुव्यवस्थाओं को, डिजिटलाइजेशन को और एक विधानसभा का गौरवशाली परंपराओं का अनुरक्षण हो सके, उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी राजस्थान में थे। युवा मोर्चे में हम दोनों साथ काम करते थे, ओम बिरला जी और मैं साथ साथ लगभग 12-13 साल हम दोनों साथ काम किया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ के बच्चों की तारीफ करी, कि जो युवा संसद में जिनका नीरज जी उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने बहुत तारीफ करी। और चलते चलते उन्होंने कहा कि आपके विधानसभा अध्यक्ष निश्चित रूप में बहुत डायनेमिक हैं और उन्होंने बहुत सुधार किया है। तो आज मुझे जब इस आसन पर मैं बैठा हूं, मैंने तो नीचे से बैठकर मैं विपक्ष इधर से पर्चे लुटाता था, इधर से राज्यपाल जी का भाषण होता था तो शोर मचता था, वो देखा। लेकिन आज इस पर बैठकर मैंने आप सबकी सौम्यता, आपका धैर्य और आपकी जिज्ञासा भरी नजरों को देखा है। मैं कह सकता हूं कि ये जो राज्य स्तरीय भारत युवा संसद है, ये 2026 का इसका समापन और पुरस्कार जो वितरण समारोह है, ये अपने आप में एक इतिहास की संरचना करेगा। 375 प्रतिभागियों ने इस युवा संसद में भाग लिया। यह एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना इस बात का संकेत है कि युवाओं का एक मंच पर एकत्र होकर राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन करना, ये दर्शाता है कि भारत का और खासतौर से मेरे उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक है। और जागरूक ही नहीं है, वो सक्रिय है और देश के भविष्य को दिशा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और मैं
ये भी कहूँगा कि आज जो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है जो राज्य स्तर पर आयोजित किया गया, माई भारत की भूमिका प्रशंसनीय है। युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र के रूप में मैं राष्ट्रीय स्तर पर मेरी जिम्मेदारियां थीं और मैंने युवाओं के लिए राष्ट्र पुनर्निर्माण वाहिनी का गठन किया था युवा मंत्रालय में, और मैं उसका संयोजक था पूरे भारतवर्ष का, और बहुत काम करने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन माई भारत की नई टीम में एक नई ऊर्जा है, और मैं कह सकता हूं कि जो आज का विषय था यूनियन बजट 2026 स्ट्रेंथनिंग द इंडियन यूथ पथ टुवर्ड विकसित भारत 2047, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और समयानुकूल है। और इसको मैंने इसलिए कहा कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने बजट पेश किया, उनकी सीट और मेरी सीट की थोड़ी सी दूरी है। हम लोग बिल्कुल आसपास ही सीटों पर बैठने का सौभाग्य मुझे अर्जित हुआ, और उनका विद्वतापूर्ण उद्बोधन ने बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दिया है देश के आर्थिक विकास का। और उन्होंने इस बजट को उन्होंने एक तरीके से कहा कि युवा शक्ति ड्राइव इन बजट, ये शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और इस सपनों के जो बजट है, इसमें आकांक्षाओं को युवाओं की और उन आकांक्षाओं के आधार पर सृजित सपनों को साकार करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास बताया। वास्तव में ये बजट भारतवर्ष की दिशा और दर्शन में सफल है। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवा स्वस्थ रहे, इस क्षेत्र में सक्षम बने, इस क्षेत्र में उद्यमिता के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, और रोजगार के नए अवसर प्रस्तुत हो, नवाचार और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिले, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी चीजों की समावेशित किया है। ये ऑरेंज इकोनॉमी के जरिए एक रचनात्मक क्षेत्र में युवाओं के नए अवसर को कैसे पैदा किया जाए, ये बजट की विशेषता रही है। आपने इसमें मंथन भी किया होगा, चित्रण भी किया होगा, और आपने अपने विचारों के द्वारा इसे आलोकित भी किया होगा। मैं कह सकता हूं कि जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, उसने युवाओं के लिए इस वर्ष 34% बजट को बढ़ाया है। और दिल्ली में आयोजित हो चुका है, बजट के पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ दिल्ली में, जिसको विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का नाम दिया गया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। और ताज्जुब तो तब हुआ जिसमें प्रधानमंत्री ने बैठकर घंटों जो युवा, जैसे आप लोग बोल रहे, तीनों हमारे जो यहाँ पर माननीय विधायक हैं, उन्होंने सुना, वैसे ही उसमें प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने सुना, और युवा क्या चाहता है उसके आधार पर बजट का निर्माण किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता, स्वच्छता, खेल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे जो युवाओं ने सुझाव दिए थे, उनको उस बजट में समावेशित किया गया। और हम कह सकते हैं कि यह इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत युवा नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि जो आपने युवा संसद में, मैंने भी कुछ लोगों से पूछा था कि क्या क्या लोग बोले, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को विशेषता बताया कुछ लोगों का। तो मैं कह सकता हूं कि जो जिस आत्मविश्वास से, तर्क शक्ति से, राष्ट्रभक्ति से आपने परिचय दिया, वो प्रेरणादायक है, स्तुतनीय है, वंदनीय है। आज यहां के चयनित शीर्ष 3 विजेता प्रदेश का नेतृत्व करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में जाएंगे। मैं मिलूंगा आपको, क्योंकि संसद में वो प्रतियोगिता होगी, तो निश्चित रूप से हम सबको, क्योंकि हम लोग BIC के मेंबर होते हैं, जो डायस पे बैठते हैं, जो एक तरीके से पीठ पर आसीन होते हैं, उनको इसमें जाने का अवसर मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि नई दिल्ली में जो आयोजित राष्ट्रीय स्तर का विकसित युवा संसद होगा, आप भाग लेंगे, ये उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाएगा। आप वहाँ अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय बनेगा। आपने सीखा है यहाँ से, और मैंने जान के, क्योंकि जो
पब्लिक का भाषण होता है, दूसरा होता है। जो संसद या विधानसभा का भाषण होता है वो पब्लिक का भाषण नहीं होता। उसमें ताली बजे ना बजे, उसमें पीठ को आप मेज को थपथपाएं ना थपथपाएं, उसमें जो बोला जाए वो आपके दिल में अंदर से वो प्रवेश कर जाए और उनके कारण आपके मन में तार्किक उमंगे तरंगे वो आए। मैं समझता हूं कि जो जो शब्दों का प्रयोग आप सबने किया है यहां पर वो बिल्कुल आपका एक स्वागत योग्य है। मैं समझ रहा था कि आज जब मैं इस पे गया तो यहां बाकी तो सब कुछ है, मार्शल नहीं दिखाई पड़े मुझे, क्योंकि जब आप लोग आ रहे थे ना ऐसे आ जाते तो मार्शल आपको रोक देता। मैंने क्यों कहा, विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की व्यवस्थाओं को भी आपको समझना होगा। ये वेल है, ये वेल के अंदर आना ये भी संसदीय परंपराओं के विरुद्ध माना जाता है। अब जैसे हम लोग शब्द बोल देते हैं संसद में, विधानसभा में कोई भी भाषा बोल देते हैं, तो उस भाषा को बोलने के साथ जैसे बोल दिया कि चिपक के खड़ा रहा या उन्होंने कुछ और बोल दिया, तो इसकी एक सूची होती है शब्दों की, कौन से संसदीय शब्द हैं, कौन से अमर्यादित शब्द हैं। तो अपने आप जो अमर्यादित शब्द होते हैं वो कार्रवाई से विलुप्त हो जाते हैं। मुझे गर्व है कि मेरी संसद, मेरी विधानसभाएं और खासतौर से मेरे उत्तर प्रदेश का विधानसभा और विधान परिषद एक सशक्त नेतृत्व में समाहित है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर उनकी अवस्था के आधार पर कहें तो एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में वो 2017 में आसीन हुए। युवाओं का भारत बने, उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से उन्होंने AICT पूरे भारत में कहीं घोषित नहीं, AICT AI पार्क, यहां पर IT पार्क, इन सारी चीज की संकल्पना पहले कर ली। एक विजनरी लीडरशिप के प्रणेता के रूप में मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश बढ़ेगा कैसे इसका नियोजन किया। कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश के लिए अभिशाप है और जब तक कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा अभिशाप जातिवाद है, सांप्रदायिकता है और तीसरी जो अव्यवस्था होती है वो अनुशासनहीनता और एक निश्चित गंतव्य को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए एक सकारात्मक नेतृत्व का अभाव होता है। और इन तीनों विसंगतियों को दूर करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महारत प्राप्त करी। वो उत्तर प्रदेश जहां थानों के अंदर जब माफिया जाते थे तो पुलिस थाना छोड़कर भाग जाती थी, वो हो उत्तर प्रदेश। बाद में क्या बना कि एक होमगार्ड भी डंडा पटकता था तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। और कैसे होगा युवाओं का? सारी विश्वविद्यालयों में शोधपीठ, सारे विद्यालयों में नकलविहीन परीक्षा, समय से परीक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता परक शिक्षा, सुखी मन शिक्षा, तनाव मुक्त विद्यार्थी, नकलविहीन परीक्षा, ये एक आदर्श बनी और इसके आधार पर शिक्षा में सुधार हुआ, नकलविहीन परीक्षा हुई, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, युवाओं के रोजगार के अवसर निकल कर आए। आज एक भी सांप्रदायिक दंगा या एक भी जातीय दंगा 2017 के बाद से आज तक नहीं हुआ। यह बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आप गर्व करो, आप एक नए युवा के रूप में नेतृत्वकर्ता के गुणों को लेकर यहां से आप जा रहे हो। इन्होंने कहा कि संभवतः नीरज जी ने कहा कि इनको बहुत मिला, आपको क्या मिला, विधायक जी को क्या मिला, लेकिन मुझको एक चीज जरूर मिली। मुझे एक सुखद अनुभूति प्राप्त हुई कि हमारा युवा जागृत है, गंभीर है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा और मैं जब देखता था कि दाएं बाएं देखते देखते कि अगर कोई मोबाइल पे चल रहा है, कोई
आपस में बात कर रहा है तो मैं समझ लेता था कि अब इसका पढ़ने में शायद मन नहीं लगेगा। ऐसा मेरे क्लास में होता नहीं था, तो मैं समझता था कि अब इसकी रुचि कम हो रही। मैं बैठे बैठे इस विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर मेरे मन का शिक्षक जागा और मैंने चारों तरफ घुमाकर जब देखा तो कोई भी मुझे बात करता दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूं, लोग बोलते हैं दीवाल के कान होते हैं। कोई बोलता है कि जहां दो महिलाएं, दो स्त्री या दो महिला होंगी वहां बात जरूर होगी। मैं कह सकता हूं वो महिलाएं पुराने जमाने की रही होंगी। अब अगर महिलाएं बात भी करेंगी तो देश के निर्माण की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण आज की पहचान बना है। पहले जब अटल जी के समय, उसके बाद में महिलाओं को जब नगर निकायों में आरक्षण मिला तो लोग कहते थे पार्षदपति जी आ गए, प्रधानपति हैं ये। बाद में ये हो गया, धीरे धीरे बदला, मोदी जी आ गए तो उनका परिचय हुआ, ये प्रधान जी के पति हैं, ये विधायक जी के पतिदेव हैं। बुरी संभावना मानिए कि अगले बार 27 के बाद तो भी आरक्षण महिला सशक्तिकरण की प्रत्यय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 33% हो और 29 से लागू हो। मैं उन संभावनाओं को देख रहा हूं कि एक दिन ऐसा ना हो कि विधानसभा में इन कुर्सियों पर बैठे हुए पुरुषों की संख्या पता चला शशांक जी और नीरज जी की जगह 3 देवियां विराजमान हों। ऐसी संभावनाएं इसलिए सशक्त होंगी कि प्रधानमंत्री जी का एक विचार था, उनका एक सीधा विचार था। मैं उनके गुजरात प्रदेश का मैं पार्टी संगठन का प्रभारी रहा हूं कई वर्षों तक। उनकी कार्यशैली में एक भी मिनट फालतू की बात नहीं और भविष्य की 10 साल पहले, 50 साल पहले की संभावना पर विचार। उन्होंने जब विश्लेषण किया तो उनको पाया कि आधी आबादी महिलाओं की है। अब 50% और 51% का अंतर, आधा अंतर है, यानी पुरुष और महिला लगभग बराबर हैं। अब उन आधी प्रतिशत जो आधी आबादी है वो, उसमें आधी में 80% आबादी घरों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बंधनों में लिप्त है, उसका ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नमो दीदी, लाखपति दीदी, महिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको युवा उद्यमी आए, युवा साहित्यकार, महिला साहित्यकार सम्मेलन। तो हम लोग कहीं महिला का क्यों कर रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं बुलाते हैं? करते करते उन्होंने महिला उद्यमी बने, महिला शिक्षिका बने, महिला फाइटर ट्रेन की जब प्लेन की ट्रेनिंग देने लगी महिलाओं को, तो हम लोगों ने कहा महिला कैसे उड़ाएंगे। लेकिन युद्ध का विमान, चाहे वो तेजस रहा हो, MiG-21 रहा हो, अब तो राफेल भी महिलाएं उड़ाने जा रही हैं। तो ये एक आदि शक्ति को जो हम किताबों में पढ़ते थे, नारी जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब पानी नहीं आंखों में, अब आंखों में पानी नहीं है, अब उज्जवल भविष्य की तैयारी है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठानी, अब महिला के आंखों में नहीं है पानी। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज का ये आपका कार्यक्रम सफल नहीं, सफलता की दृष्टि में है। साधुवाद के पात्र हैं आपके आयोजकगण, और मैं सारी कार्रवाई को देखूंगा। प्रदीप जी से मैं कहूंगा कि अगर आपने इसको टेप करा के अपने उसमें रखा हो तो हमारे वहाँ संसद टीवी जैसे चलता है, तो आप संसद टीवी को हमारे वहाँ भेजिए दिल्ली में। मैं वहाँ के अपने संपादक महोदय को आग्रह करूंगा कि पूरे देश में हमारे यहाँ की कार्रवाई के कुछ अंश आप आधे घंटे का बना कर दीजिए और इसको भारत के संसद टीवी पे चले। और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी अनुरोध करूंगा कि आपने व्यापक सुधार किए हैं, एक सुधार और करिए। विधानसभा टीवी जैसे संसद टीवी होता है, वैसे विधानसभा टीवी का भी प्रारंभ अगर हो जाए तो मैं समझता हूं कि
बहुत सारे लोगों को इसको देखने का अवसर मिलेगा। आज के कार्यक्रमों की जो रील हैं, आज के कार्यक्रमों के जो विभिन्न प्रकार के वो हैं, उनको जरूर प्रसारित करिए। आपकी बात दूसरों तक आ जाए। पहले जमाना था, लोग कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, यानी जो आपने अच्छा काम किया उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। बदला है जमाना, अब नेकी कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाल, और नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। इसलिए आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं आने चाहिए। प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से चैतन्य भाव में हैं कि वो युवाओं के लिए उन्होंने बजट में तमाम प्रावधान जहां किए हैं, वही उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता को बढ़ाने का भी निश्चय किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। पता नहीं क्यों अरसे के बाद, जैसे मैं लग रहा कि मैं जब पढ़ाता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो मेरे बच्चे बहुत शांत बैठते थे। मैं बोलता जाता था, जब लगता था अब थक गया हूँ तो मुझको लगता था कि अब 1 घंटा हो गया, मुझे ख़त्म करना चाहिए क्लास को। लेकिन ये क्लास नहीं है, ये विधानसभा है, और विधानसभा में मैं भारत के भविष्य को संबोधित कर रहा हूँ। ये आज का ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन में मैं आप सबके उमंगों, तरंगों, सपनों के बुनते हुए जाल और उनकी सफलता की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी कड़ी में अब जो तीसरा नाम है जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में, जनपद जालौन के अंकित कुमार, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। जनपद जालौन से अंकित कुमार का। और मैं जिला युवा अधिकारी पूर्व रवि दत्त से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप भी मंच पे जाएं। वर्तमान में हमारे सहायक निदेशक के रूप में रवि दत्त, कृपया आप भी मंच की तरफ जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जनपद जालौन उड़ई, अंकित कुमार। अब एक ग्रुप फोटो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। प्लीज प्लीज ऐसे खड़े रहिए। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 इधर आ जाए, 1 इधर आ जाए। प्रदीप जी को बुलाइए। एक बड़ी ही प्यारी लाइन है दुबे जी को। वीर तुम बढ़े चलो, सुपंद पे गढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। नीरज जी बोला प्लीज। आप इधर आ जाओ। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विजेता प्रतिभागियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी लोग अपने आसन को ग्रहण करें। मैं गान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जल की तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
भारत माता की सभी प्रतिभागी अपने स्थान पे बने रहेंगे। अगर अनुमति हो तो तीनों विजेता प्रतिभागियों को आपके पीछे खड़ा कर दें। अच्छा ठीक है, ठीक से। सभी लोग अपने अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में बैठ जाए। सभी प्रतिभागी सावधान की मुद्रा में बैठ जाएं प्लीज। तीनों विजेता प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।